हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि काइनेमैटिक्स है। ओके, तो काइनेमैटिक्स क्या होता है ना, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। काइनेमैटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स क्या होता है ना, स्टडी ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। ओके, बट विथ अ ट्विस्ट कि हम इसमें कॉज नहीं पता होती हमें, तो हम क्या बोल सकते हैं? विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो हम मोशन की तो यहाँ पे स्टडी करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि मोशन क्यों हो रहा है। जैसे कि आपने कभी साउथ मूवी देखी होगी, तो साउथ मूवी में क्या होता है कि बहुत सारे एक्शन सीन होते हैं। तो एक्शन सीन में वहाँ पे कुछ भी हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बस एक्शन सीन को एंजॉय करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यार वो विलन जमीन से टकरा के 4 फीट ऊपर कैसे उठ रहा है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि क्यों उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। हम बस क्या करते हैं, उसके मोशन को हम देखते हैं कि वो 4 फीट ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर तो 3-4 बार टप्पे मार रहा है। तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है उस टाइम कि उसका इमोशन का कॉज क्या है। हम बस उसको देखते हैं। और साउथ के लोग तो वहाँ की एंजॉय करते हैं। आपको पता नहीं एंजॉयमेंट मिलता हो गया, मुझे तो नहीं एंजॉय मैं कर पाता उसको। बट हाँ, साउथ के लोग उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस मोशन का कॉज क्या होना चाहिए, उस बारे में सोचते ही नहीं कि उस मोशन का कॉज क्या है। तो अपन भी काइनेमैटिक्स जब पढ़ेंगे ना, तो हम इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उसका कॉज क्या है, उसमें वेलोसिटी आ रही है, उसमें स्पीड आ रही है, तो क्यों आ रही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें किस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसमें स्पीड है, वो इतना डिस्टेंस चल रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो रही है, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अभी मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, हो सकता है इन वर्ड के बारे में आपको पता नहीं हो, तो अगले 10 मिनट में हम इसी वर्ड पे डिस्कस करने वाले, तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको 9th में वर्ड से एक बार बातचीत हो ही गई होगी कि क्या होता है, बट फिर भी हम हर एक वर्ड को अभी डिस्कस करेंगे, आप इस बात की टेंशन ना लीजिए। तो काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें पता नहीं है कि कॉज क्या है, हम बस किस वर्ड पे डील करते हैं, मोशन पे हम डील करते हैं कि मोशन हो रहा है। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम इसी बात पे बात कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है भैया। कि मोशन के बारे में हम पढ़ने तो जा रहे हैं, तो हमें मोशन का मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो मैं मोशन के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो मोशन को समझने के लिए ना, मोशन हमें ऐसे नहीं कह सकते कि आ, कोई कार है तो उसका मोशन हो रहा है। हम मोशन को एब्सोल्यूट टर्म में कभी डिफाइन नहीं कर सकते। मोशन एक क्या है ना, सबसे पहले तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि एक रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। तो रिलेटिव वर्ड से क्या मेरा मतलब है, हो सकता है कि एक चीज़ मेरे लिए तो मोशन में हो, बट हो सकता है वो आपके लिए मोशन में ना हो। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे लिए मोशन में हो सकता है, आपके लिए मोशन में नहीं है। ये तो हम इसी चैप्टर का जो एक पार्ट पढ़ेंगे, जब हम बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन, तो उसमें इस चीज़ों पे मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। टिल देन नाउ अभी आप ये समझिए कि हम मोशन किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें उसके लिए समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके, एक्स वाई और जी, और अपने पास एक क्लॉक लगा हुआ है, ओके। मर्सिडीज की साइन नहीं है, क्लॉक की साइन है, ओके, मर्सिडीज नहीं है। तो अपने पास एक फ्रेम रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है और उसमें क्लॉक लगा हुआ है, तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये बेसिकली इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर जो होता है उसको हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आसान सिंपल भाषा में ऑब्जर्वर बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बताएगा आपको, लेट से एक बंदा यहाँ से यहाँ पे गया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस चला है, और क्लॉक बता देगा आपको कि कितने टाइम में चला है। तो अगर डिस्टेंस और टाइम या यूँ बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम अपने को पता है, तो हम मोशन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उसका अभी पोजीशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब हम बातें बता सकते हैं अगर अपने पास एक क्लॉक हो और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। तो इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ओके। तो आई होप फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली कुछ नहीं, जो भी ऑब्जर्वर है वही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि पोजीशन क्या होता है, ओके। पोजीशन क्या होता है,
नॉर्मल भाषा में तो आपको पोजीशन पता होगी। मैं पोजीशन यहाँ पे बताने का मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन को समझा पाऊँ। तो लेट से अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो बचपन में कोई भी पॉइंट को आपको अगर लेट से ये पॉइंट है तो इसका पोजीशन बताना होता था, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या बोलते थे, 3,4 इसका पोजीशन है, अगर इसका पोजीशन 3,4 होता था तो। बट इसी को अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 3i कैप लिखना और 4j कैप लिख देना, ओके। और यही आपको इस पोजीशन को विथ डायरेक्शन भी बताना है कि ए की पोजीशन तो 3i कैप प्लस 4j कैप है, ओके। बट आपको बताना है कि ये लेट से ओरिजिन, हम जब इसकी पोजीशन वेक्टर को लिख रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम जनरली आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। पोजीशन वेक्टर को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर है, ओके। तो अब इस पोजीशन वेक्टर की आपसे कोई डायरेक्शन पूछ लेना कि अच्छा ये ए की पोजीशन तो 3,4 है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में बताने का एक तरीका तो ये हो गया कि हम बोल दें कि ए की जो पोजीशन है वो 3i कैप प्लस 4j कैप है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ए 3,4 में है और डायरेक्शन इसका डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि 3i है 4j में है। दूसरा तरीका इसको बताने का है ना कि हम पोजीशन ऑफ ए को कैसे बताएं। हम पोजीशन ऑफ ए को तो ऐसे बता देंगे कि वो 3,4 पे है इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हम लिखेंगे, डायरेक्शन ए का हो जाएगा, ए की डायरेक्शन को हम ए कैप से लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए कैप क्या होगा ना, ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर बताया था मैंने वेक्टर वाले क्लास में कि यूनिट वेक्टर किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन बताने के लिए। तो ए कैप का डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका वेक्टर क्या है, 3i प्लस 4j है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं √x² प्लस y² प्लस z², क्या हो जाता है, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3a² प्लस 4a², जो कि मेरे ख्याल से 5 आएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5। तो ए हो गया ए कैप की, ये हो गया आपका ए कैप। तो हम बोल देंगे कि जो ए की पोजीशन है वो कौन से किधर है, ए कैप में है, ओके। पोजीशन ए कितना है, ए कैप में, और ए कैप इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। तो ये अपना ए कैप, ए की डायरेक्शन होगी, ओके। तो आई होप पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहूँगा और मैं बात करना चाहूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो आप सबको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस तो आपको पता होगा, हो सकता है नहीं पता, तो दोनों केस में चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं पाथ ट्रैवल, पाथ ट्रैवल, और यू कैन से लेंथ ट्रैवल। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं जो सबसे छोटा लेंथ है ना, ओके, सबसे छोटा लेंथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ के थ्रू, ओके। तो अब डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ आपको, ओके। तो लेट से अपना एक पॉइंट ए है और लेट से अपना पॉइंट एक बी है, ओके। अब अपने को क्या था ना कि अपने को ए से बी पे जाना था, तो हमने क्या किया ना, इस रास्ते से ए से बी पे मैं पहुंच गया। तो इस ए से बी पे जो ये रेड वाला रास्ता आपको पाथ दिख रहा है, लाल वाला पाथ दिख रहा है, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी ना, इस पाथ की जो भी लेंथ होगी, हमने एक स्केल लिया, जो भी रोप लिया जिससे मेजर करते हैं लेंथ, उस रोप को इस पर नाप डाल दिया और हमने इसकी लेंथ मेजर कर ली। और जो लेंथ आएगी ना एक्चुअल वाली, जो एक्चुअल लेंथ आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। बट अगर वही ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है, भले ही हम ए से बी पे गए हैं
इस रेड वाले पाथ से। ओके, ए से बी हम कौन से पाथ से गए हैं? रेड वाले पाथ से। तो आपसे कोई पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप इस रेड वाले पाथ की पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लोगे और आप उसे बता देना कि हमने, लेट से इस रेड वाली पाथ की लेंथ आती है 10 मीटर, तो हम बोल देंगे कि हमने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट वही आपसे पूछ लिया जाए कि ए से बी आप गए हैं तो इसमें आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो भले ही आप गए हो रेड वाले पाथ से, लेकिन आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना आपने किया है, तो आप एक ग्रीन वाला पाथ का लेंथ बताओगे, और ग्रीन वाला पाथ का लेंथ लेट से हम बोल देते हैं कि 5 मीटर है। तो आप एक्चुअली में गए हो कौन से पाथ से? रेड वाले पाथ से। लेकिन अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप क्या बताओगे? ग्रीन वाले पाथ का लेंथ, दैट इज 5 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होता है जो आप सच में ट्रैवल किए हो। डिस्प्लेसमेंट वो होता है जब सबसे छोटी लेंथ हो जो कि पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने वर्ड लगाया है, लिखा हुआ है पॉसिबल। तो सबसे छोटी पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकती थी? 5 मीटर। तो सबसे छोटी पॉसिबल डिस्टेंस चूंकि 5 मीटर हो सकती थी, तो हम इसी को अपना क्या बोलेंगे? इसी को अपना हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एक दो छोटी छोटी पॉइंट होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो कि जानते हो तो अच्छी बात है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, इस पे मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। और जो थर्ड जो स्पेशल बात होती है वेक्टर के बारे में, दैट ए वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ओके, बट स्केलर में सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, और डायरेक्शन की जब बात ही नहीं तो वेक्टर अलजेब्रा को तो फॉलो करने की बात ही नहीं आती है। ओके, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने स्केलर फॉर्म में ही आपको एक तरीके से समझाया है। अब इसको हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपने को कैसे दिखेंगे। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं। तो लेट्स सी अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, ये अपना ओरिजिन है, और ये अपना पॉइंट ए है, और ये अपना पॉइंट बी है। ओके, और अपन क्या कर रहे हैं? ए से बी पे जा रहे हैं। ए से बी पे हमने गया, और ए का जो पोजीशन था लेट से वो 1,4 था, और बी का जो पोजीशन था वो लेट से 5,7 है। ओके, 5,7 है। तो पोजीशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ए क्या हो गया? 1i + 4j। क्लियर? और पोजीशन ऑफ बी क्या हो गया? पोजीशन ऑफ बी हो गया 5i + 7j। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी से ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा? दो वेक्टर के बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर है। हमें कभी भी ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए कि कितना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर देंगे। तो वेक्टर बी कितना है अपना? 5i + 7j, और इससे माइनस कर देंगे हम वेक्टर ए को। वेक्टर ए क्या है? 1i + 4j। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4i + 3j, ये आ गया। तो यही अपना क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अपना। ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए हुआ। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी को ही हम आई और जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर वही हमसे डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जाता, तो इसकी जो भी एक्चुअल लेंथ होती है उस ग्रीन वाले पाथ की, जो कि अभी मैंने रेड कर दिया, तो इस पाथ की ओरिजिनल लेंथ हम बता देते हैं एज डिस्टेंस। तो आई होप आपको इतनी बात अब समझ में आ गई होगी कि कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए पॉइंट ए और बी के बीच का, तो आप सिंपली क्या करोगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करके उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आप बता दोगे। तो इतनी सी बात आई होप समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। ओके, किस पे बात करने जा रहे हैं? स्पीड और वेलोसिटी पे। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी भी नहीं समझ में आया होगा तब भी टेंशन की बात नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे आप
और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। हो सकता है अभी उतने कंफर्टेबल नहीं हुए होगे। ओके, तो क्वेश्चन लगाओगे तो समझ जाओगे धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी स्पीड और थोड़ी सी वेलोसिटी पे। ठीक है, किस पे? वेलोसिटी और स्पीड पे। तो स्पीड क्या होता है ना, स्पीड होता है चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या होती है ना, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। और चूंकि आपको बताया था कि चेंज इन पोजीशन कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा। लेट से मतलब इन पे इलस्ट्रेशन मैं बताना चाहूँगी कि कैसे होता है। मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट अपना क्या है? बी है। हमने यहाँ से यहाँ गया तो ए वाली जो लेंथ थी ये 10 मीटर थी, और जो ये जो छोटी वाली लेंथ थी ये 5 मीटर थी, और टाइम जो लगा था अपना और लेट से 2 सेकंड था। ओके, तो यहाँ पे अगर हमसे कोई स्पीड पूछे तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? हमने सच्ची मुच्ची तो हम इस पाथ से आए हैं, तो हम सच्ची मुच्ची वाला जो लेंथ होता है वो लिखेंगे, तो 10 बटा, और टाइम टेकन कितना है? 2 सेकंड। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर था और नीचे सेकंड तो था ही था, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? स्पीड हो गया। यही आपसे कोई पूछ दे कि वेलोसिटी क्या है, तो हमें तो पता, हमें दिख रहा है कि हमने सच्ची मुच्ची का पाथ तो ये वाला लिया है, लेकिन जब वेलोसिटी पूछा जाए तो चेंज इन पोजीशन, तो मतलब b माइनस ए। बी माइनस ए का जो सबसे छोटा पाथ है वो 5 मीटर वाला पाथ है, तो हम क्या बोलेंगे? 5/2 डेट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये अपना वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी को ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं और स्पीड को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वेलोसिटी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये बातें हैं जो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ भी ली जाती है बोर्ड्स एग्जाम में सिंगल मार्क्स में। ओके, तो इतनी बात आप हमेशा माइंड में रखें। फाइन। ओके, तो हम ये जो वेलोसिटी और स्पीड है इस पर हम वापस से आएंगे। इनफैक्ट एक्सीलेशन के बारे में भी मैंने कुछ नहीं बताया, तो हम एक्सीलेशन भी पढ़ेंगे, बट इन सब चीज़ों पे हम थोड़ी सी बाद में आएंगे। अभी जो हमें बात करने की ज़रूरत है, अभी हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, देखिए आपको ना काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए या पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए एक मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत होती है, जिस टूल को हम क्या नाम दिए हैं? डिफरेंशिएशन दिए हैं। ओके, क्या नाम दिए हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन नाम की एक मैथमेटिकल टूल होती है। एक्चुअली डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल का पार्ट होता है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं मेनली, एक तो होता है इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन से, बाद में हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन में हम क्या बात करते हैं ना, वो हम समझते हैं। ओके, तो लेट से देखिए, एक सिंबल होता है डेल्टा का। ओके, ये डेल्टा का सिंबल हम यूज करते हैं चेंज के लिए। ओके, डेल्टा का सिंबल हम क्यों यूज करते हैं? चेंज के लिए। ये ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो डेल्टा का सिंबल हम चेंज के लिए यूज करते हैं। तो चेंज का क्या मतलब हुआ? जैसे कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था। ओके, और ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, तो ए से बी में जाने में क्या चेंज हो रहा है? तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब पोजीशन को मैंने क्या बताया था? आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा आर। ओके, या फिर दूसरे तरीके से देखिए, हम एक ही एक्सिस है अपने पास, बस एक्स एक्सिस है, तो हम इसमें क्या कर लेना है? ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर ए से हम बी पे जा रहे हैं, ओके, ए से बी पे हम जा रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स में चेंज हो रहा है। लेट्स से ए x1 है तो ए x2 है, तो हम अगर इन दोनों के बीच का पोजीशन चेंज लिखना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1,
ये x2 माइनस x1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं ना, डेल्टा x लिख सकते हैं, डेट इज ये चेंज इन x हो गया। ओके, तो चेंज इन x अगर हमें कभी भी दिखाना हो ना तो हम क्या यूज कर लेंगे, डेल्टा x। वैसे ही चेंज इन y दिखाना हो तो हम डेल्टा y यूज कर लेंगे, डेट इज चेंज इन y। ओके, तो चेंज इन x चेंज इन y यूज करना होगा तो हम डेल्टा यूज करेंगे। इनफैक्ट टाइम के लिए करना होगा तो डेल्टा t हो जाएगा, चेंज इन टाइम। तो डेल्टा जो होता है वो चेंज के लिए यूज करते हैं। बेसिकली बोल रहे चेंज मतलब तो फाइनल माइनस स्टार्टिंग, तो फाइनल माइनस स्टार्टिंग, और यूं बोल सकते हैं डेट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज के लिए रिप्रेजेंट करता है, और जिसका सिंबल हम आज से क्या यूज करने वाले हैं, डेल्टा सिंबल यूज करने जा रहे हैं। अब ये डेल्टा क्यों बताया है, वो आपको डिफ्रेंशिएशन समझने के लिए डेल्टा का काफी ज्यादा एक रोल प्ले करता है। ओके, तो इसलिए मैंने डेल्टा को यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो देखिए अब जैसे कि ये अपना x है और ये अपना y है, तो लेट्स से कोई चलना स्टार्ट किया यहाँ से पॉइंट A से और पॉइंट B पे चला गया। तो पॉइंट A से पॉइंट B पे गया तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लेट्स से x1, y1 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x में भी चेंज हुआ और y में भी चेंज हो रहा है A से B जाने में। ओके, x में भी चेंज हो रहा है और किस में चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि x का चेंज तो हमारे हाथ में है, ठीक है, या फिर x का चेंज किसके हाथ में, मेरे हाथ में। मैं x को चेंज करूंगा। ओके, लेकिन x को मैंने जैसे ही चेंज किया ना तो y अपने आप चेंज होगा। ओके, क्योंकि हमें किस पाथ को ट्रैवल करना है, हमें इस a और AB वाले पाथ को ही ट्रैवल करना है। तो हमने जैसे ही लेट से x को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे ले आया तो y भी यहाँ से चेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे x को हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं y का चेंज अपने आप ही उसके साथ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन x विथ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हम बोल सकते हैं। ओके, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं ना। तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू का सिंबल होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन होता है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम क्या बोलते हैं ना, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं हम डेल्टा y बाई डेल्टा x को। ओके, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, इनफैक्ट आपको अगर 10वीं या 9वीं जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है बचपन में, तो आपको एक चीज सिखाई जाती होगी, स्लोप कैलकुलेट करना इस लाइन की। अगर ये x1 है, y1 है और x2 है और ये y2 है, तो अगर आपको स्लोप निकालना होता है तो आप क्या बोलते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ध्यान से देखो, तो y2 माइनस y1 क्या हुआ, y2 माइनस y1 कुछ और नहीं हुआ बल्कि ये तो डेल्टा y हो गया क्योंकि चेंज इन y है, और x2 माइनस x1 क्या हुआ है, डेल्टा x हुआ क्योंकि चेंज इन x है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x भी बोल सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x बोल सकते हैं क्या स्लोप को। तो आज के बाद से आपके लिए स्लोप क्या हो रहा है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x स्लोप हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेट से हमने क्या किया ना, ये तो x2 और x1 में काफी ज्यादा डिस्टेंस था, काफी ज्यादा डिफरेंस है इनके। अगर मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसको छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ, पॉइंट इसको A मैंने बोला और इसको B बोला, तो A और B को मैं छोटा करते जा रहा हूँ, बहुत पास में लाते जा रहा हूँ A और B को, और एक बार इतना पास मैंने कर दिया ना कि ये दोनों एक ही पॉइंट ही बन गया ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा पास में है, ये पॉइंट तो दिख रहा है बट सोचिए आप इस पॉइंट से भी पास में है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि डेल्टा y और डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 हो रहा है और डेल्टा x भी क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है। इस केस में दोनों डेल्टा y और डेल्टा x दोनों टेंड्स टू 0 हो रहा है। अब डेल्टा y टेंड्स टू 0 का क्या मतलब हुआ, डेल्टा y टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ ना कि y2 माइनस y1 जो है
ये बहुत छोटा है और ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। और टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ ना, मैं आपको अगर लिख के बताऊं कि कितना छोटा हुआ, जितना छोटा आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा नंबर हुआ टेंड्स टू जीरो वाला नंबर। ये आप बोल सकते हैं 0.000000000, जितने जीरो आपको लगाने हैं लगा दीजिए, स्क्रीन मेरी खत्म हो जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए जीरो लिखना, उसके बाद एक 1 लगा दीजिए, तो ये नंबर होगी टेंड्स टू जीरो वाली नंबर। ओके, तो जब ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों टेंड्स टू जीरो हो जाए ना, क्या हो जाए, डेल्टा वाई भी टेंड्स टू जीरो हो और डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू जीरो हो जाए, तब इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम नए चीज से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चीज होता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स से हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं। अगर कब ऐसा हम करते हैं, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों क्या हो, टेंड्स टू जीरो हो, तो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। और जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, स्लोप रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स भी क्या करेगा, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या करता है। और ये डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स को निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम सीखेंगे अभी, ठीक है, धीरे धीरे। तो लेट से अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर इसका निकालना हो ना, तो हम क्या बोलते हैं, 2x बोलते हैं। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 2x कैसे होता है। इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों के डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन बताने का मतलब है कुछ स्टैंडर्ड डी वाई बाई डी एक्स निकाल बता देता हूँ, और उन्हीं स्टैंडर्ड डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से हम बाकी के डी वाई बाई डी एक्स को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड डी वाई बाई डी एक्स होते हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होते हैं। तो उसमें से जो पहला स्टैंडर्ड है वो पॉलिनोमियल के लिए है। जैसे कि y इक्वल टू अगर आपकी x की पावर n है, ओके, y इक्वल टू x की पावर n है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आता है, तो पहले आप क्या कर लो, n को इधर ले आओ और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर को एक बार एक से कम कर देते हैं और n से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ओरिजिनल पावर होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू वाई है लेट से, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये कॉस एक्स होता है। वैसे ही तीसरा हो गया, अगर कॉस एक्स है, y इक्वल टू अगर cos x है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और वैसे ही y इक्वल टू अगर log x है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो 1 बाई एक्स होता है। ओके, तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसका क्या होता है। तो इसमें समझने की कोई बात नहीं कि कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपको जब 12th में जाओगे तो मैथ्स वाले मास्टर इसको पढ़ाएंगे। अभी के लिए आपको एज इट इज ये याद कर लेना है किसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको याद कर लें। आगे हम डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ये तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों के डी वाई बाई डी एक्स हो गए। अब लेट से कुछ आपसे उड़ जरूर चीज़ें पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना हो, तो इसके लिए कुछ रूट्स दिए गए हैं, कुछ मेथड दिए गए हैं। तो इस मेथड पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपना हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये कौन से टाइप का था, फर्स्ट टाइप का था। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। लेट से वही y इक्वल टू अपने पास x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 टाइप की कोई चीज़ है। अब 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट का जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वो 0 होता है। मतलब इसका जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, दैट इज 3x स्क्वायर
प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से, तो 8x प्लस ये जो कांस्टेंट हुआ ना 5, इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि y इक्वल टू लॉग एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। इसके लिए 2 रूल आते हैं जिसको हम प्रोडक्ट रूल और चेन रूल कहते हैं, तो इनके हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। ओके, और इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दें। बाकी लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि ये पूरा मैं 11th की फिजिक्स कवर करने वाला हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके, अभी मैं नया हूँ तो सपोर्ट करें, और थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।